हाय, हाउ आर यू ऑल? सो आई होप लास्ट वाले लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होती है तो प्लीज पुट ए कमेंट एंड आई विल गिव द आंसर राइट अवे। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लेक्चर में देखो, मैंने जैसे आपको बेसिक न्यूट्रिशन वाले लेक्चर में बताया था, एक सर्टिफाइड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग स्पेशलिस्ट की स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में न्यूट्रिशन नहीं आता। इसके लिए यू हैव टू हैव अ सेपरेट डिग्री या फिर सेपरेट सर्टिफिकेशन। देखो, सर्टिफिकेशन भी एक लिमिट तक की जाती है, अदरवाइज बहुत सारी कंट्रीज में सर्टिफिकेशन की ज्यादा वैलिडिटी नहीं होती। यू हैव टू हैव अ डिग्री जिसमें आपको स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन की होनी चाहिए। तो इट्स वेरी क्रूशियल कि अगर आप स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में आगे जाना चाहते हो तो इट्स सेपरेट फील्ड जिसमें आगे परस्यू कर सकते हैं। बट एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग स्पेशलिस्ट को पता होना चाहिए बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक प्री कॉम्पिटिशन मील्स, पोस्ट कॉम्पिटिशन मील, और जो आपके ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन मील्स होती हैं, कैसे वो क्लाइंट्स को, अपने जिनको वो ट्रेन कर रहे हैं या अपने एथलीट्स को, उनको पता लगा पाए कि उनको क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है अपने वेट को गेन करने में या वेट को लॉस करने में, या फिर कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन जैसे आपके एनोरेक्सिया होता है, बुलिमिया आपका एक मेडिकल कंडीशन होती है, तो वो उनको समझ पाए। तो आज हम बेसिकली इसी चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये अगेन मैं दोबारा बताऊंगा, ये उनके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में नहीं आती, बट स्टिल एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज बहुत क्रूशियल है। तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन स्ट्रेटजीज फॉर मैक्सिमाइजिंग परफॉर्मेंस। मतलब क्या आपकी न्यूट्रिशन स्ट्रेटजीज होनी चाहिए आपके एथलीट्स की परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो आज के जो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव है, प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट कंपटीशन न्यूट्रिशन रिकमेंडेशन फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स। क्या होने चाहिए आपके वर्क, आई मीन स्पोर्ट्स से पहले किसी कंपटीशन से, ड्यूरिंग द कंपटीशन और पोस्ट कंपटीशन न्यूट्रिशन के क्या क्या रिकमेंडेशन हो सकती है। प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर वेट गेन एंड वेट लॉस। आपकी कैसे अपने एथलीट्स के आप वेट गेन कराएंगे उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, या फिर अगर उनको डिफरेंट तरीके से compete करना है, कैसे उनका वेट लॉस कराएंगे अगर वो वेट कैटेगरी में आते हैं। रिकॉग्नाइज साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स। मतलब वो कैसे आपके सिम्टम्स के साइन को देख पाएंगे कि किसी को कोई ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं। तो यार पूरा चैप्टर इसी के ऊपर हम पढ़ेंगे। Understand the importance of having an intervention and referral system in place for athletes suspected of having an eating disorder। तो ये जो आपका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग स्पेशलिस्ट जो होगा, उसको ये पता होना चाहिए कि कैसे इंटरवेंशन करनी है, कैसे कन्फ्रंट करना है अपने एथलीट, नॉट एक्जैक्टली कन्फ्रंट बट इंटरवेंशन करनी है, उससे बात करनी है। इफ दे सी सम सिम्टम्स कि उनको परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या उनको कोई ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिससे उनकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है या फिर उनकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी होती है। Recognize the prevalence and etiologies of obesity। obesity के क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकती है obesity। Assist in the assessment process for obese individual। मतलब obese individual की कैसे असेसमेंट करेंगे। ऑब्वियसली दे कांट, आई मीन जो कोचेज हैं वो उसको ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन उनकी असेसमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, अब हम बात कर रहे हैं आपकी प्री कंपटीशन मील की। अब इसके बेसिक, आई मीन क्यों रिक्वायरमेंट होती है प्री कंपटीशन मील की। हेल्प्स मेंटेन हाइड्रेशन। देखो, हाइड्रेशन के ऊपर हम सबसे ज्यादा बात करेंगे। हाइड्रेशन इज वेरी 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 क्रूशियल किसी भी एथलीट के लिए। और वो हाइड्रेशन डजंट मीन कि सिर्फ पानी ही पीना है, उसके साथ साथ उनको सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, पोटेशियम हो गया, उसकी डोजेस भी बहुत जरूरी है। तो इट हैज टू बी इलेक्ट्रोलाइट, जिसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे। प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट टू मैक्सिमाइज ब्लड ग्लूकोज एंड स्टोर्ड ग्लाइकोजन लेवल्स। अब इस चीज को समझ लो, जो लोग बहुत ज्यादा हार्डकोर कीटोजेनिक फैन है, लो कार्ब डाइट के हैं, तो आप समझो वो आपके फैट लॉस की डाइट बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई भी स्टडीज नहीं आई है जो ये प्रूव करे कि वो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में काम करेंगी। दे कैन नेवर वर्क। उसमें जो आपकी एक जर्नल फैट लॉस डाइट है या फिर एक कंप्लीटली आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड डाइट है किसी एथलीट के लिए, वो कंप्लीटली डिफरेंट रहेंगी। तो एक कीटोजेनिक या लो कार्ब डाइट का जो अपने आप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता है अपने लिए, उसके लिए इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाएगा। प्लीज, इट्स अ साइंस, तो लर्न टू एक्सेप्ट। अब हम बात करते हैं हेल्प मेंटेन्स हाइड्रेशन, बहुत जरूरी है। प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट टू मैक्सिमाइज ब्लड ग्लूकोज एंड स्टोर्ड ग्लाइकोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट का रोल आपकी परफॉर्मेंस में। एंड कीप हंगर पैंग्स एट बे। तो आप देखिए, अगर किसी आप कोई कंपीट कर रहे हैं या फिर कंपटीशन से पहले अगर आपको हल्का भी भूख लगती है या कुछ भी ऐसा इशू आता है, तो ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस डाउन जाएगी। ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं मिनिमाइजिंग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इशू। अभी एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं स्टमक एम्प्टिंग। मतलब आपको प्री कंपटीशन में ऐसा मील लेनी पड़ेगी जो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक आपके स्टमक में ना रहे,
प्राइमरली अगर आपके 1 से 2 घंटे पहले आपको मील लेनी है तो आपको उसमें फैट्स नहीं लेने हैं, उसमें आपको हाई फाइबर डाइट नहीं लेनी है, उसमें आपको प्रोटीन लेना है, लेकिन प्रोटीन भी ऐसा जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो इसलिए बहुत क्रूशियल है, जिसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। ट्राई फूड इन प्रैक्टिस। देखो अभी इसके पीछे कोई हार्ड अभी बहुत मेजर स्टडीज नहीं आई है कि आपकी प्री कंपटीशन मील क्या होनी चाहिए। तो किसी भी कोच के लिए बहुत क्रूशियल है कि जो एथलीट उसका परफॉर्म करने वाला है स्टेज पे, तो उसके साथ बहुत सारे उसके वर्कआउट्स में वो ट्रायल सेशन रखे, वो डिफरेंट डिफरेंट मील्स को प्लान करे। कि कुछ एथलीट्स में ऐसा होता है कि वो 1 से 2 घंटे में हाई कार्ब लोड को बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं कि अगर उनको हाई कार्ब लोड दोगे आप 1-2 घंटे पहले तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस मील को चाहते हैं कि आप जब स्टेज पे परफॉर्म करेंगे उस टाइम पे आप क्या मील लेना चाहते हैं, उसको एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस में आप ट्राई करके देखिए। अगर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं तो अपने न्यूट्रिशनिस्ट या स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट से मिलिए, जो आपको बताएगा कि उसमें कैसे चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है ट्राई फूड इन प्रैक्टिस फर्स्ट। तो याद रखिए एक सिंपल डाइट सबके लिए नहीं हो सकती, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। हाँ, बेसिक क्राइटेरिया सेम हो सकता है, लेकिन ट्राई एंड टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। Try food in practice first. Second, when the meal is closer in time to the start of the game or event, consume smaller amount of food and liquids. तो ये बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है। अगर कोई इमीडिएटली मतलब आपको लगता है 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद ही आपको कंप्लीट करना है, तो आप जो भी मील लेंगे कोशिश करो बहुत छोटे क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में हो, छोटी मील हो, लिक्विड थोड़ा सा आपका लिक्विड की फॉर्म में हो। अवॉइड हाई फैट एंड हाई फाइबर फूड्स। अभी मैंने आपको बताया प्री कंपटीशन मील में आपको हाई फैट और हाई फाइबर फूड नहीं लेना, क्योंकि स्टमक एम्प्टीइंग आपकी नहीं हो पाती। बोथ स्लो डाउन डाइजेशन विच में रिजल्ट इन स्टमक क्रैम्प्स। स्टमक क्रैम्प्स भी आपको आ सकते हैं। अवॉइड शुगर अल्कोहल्स। अब शुगर अल्कोहल्स क्या होते हैं? आपके बेसिकली जो शुगर फ्री जिनसे बनती है आपकी, उनको आपको प्री वर्कआउट मील में नहीं लेना। कंजप्शन कैन कॉज गैस, ब्लोटिंग, क्रैम्पिंग एंड ए लैक्सेटिव इफेक्ट। तो आप नहीं चाहेंगे ड्यूरिंग योर कंपटीशन आपका स्टमक अपसेट हो जाए, आपको समहाउ यू हैव टू गो टू द वॉशरूम या कोई ऐसी प्रॉब्लम जिससे आपका परफॉर्मेंस हैम्पर हो जाए। ओके, अब हम बात करते हैं प्री कंपटीशन न्यूट्रिशन में एरोबिक एंड्योरेंस स्पोर्ट्स। अब ऐसी स्पोर्ट में आप जा रहे हैं जिसमें आपको 1.5 से 2 घंटे मतलब मैराथन रन करनी है, आपको 5 to 10 किलोमीटर्स या फिर मे बी मोर देन दैट। The most important competition meal for aerobic endurance athlete who compete in long duration activity। मतलब जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मील होती है एक एथलीट के लिए जो लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी करता है, जिसमें 2 घंटे से ज्यादा उसको रनिंग करनी होती है, स्पेशली इन द मॉर्निंग आफ्टर एन ओवरनाइट फास्ट। तो याद रखो जो आप रात में खाते हैं और जो मॉर्निंग में खाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी रात की मील और आपकी मॉर्निंग की, क्योंकि पूरी रात में आपको आपकी बॉडी फास्टिंग स्टेट में चली जाती है, तो बहुत ज्यादा कैटाबॉलिज्म भी होता है। तो जो मॉर्निंग मील इज वेरी क्रूशियल, जो अभी नेक्स्ट वाले इमेज में आपको दिखेगा कि आप किस तरीके से क्या मील ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर टाइम इंटरवल। ओके, तो अभी आपको देखना है कि अगर आप एरोबिक मैराथन रन करने जा रहे हैं, सॉरी, आई होप जूम नहीं हो रहा, मैं दिखाता हूं। अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, एरोबिक एंड्योरेंस एथलीट हैं और आप मैराथन रन करना चाहते हैं, तो याद रखिए अगर 1 घंटे का टाइम है आपके पास, 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा, तो आपको क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट्स भी लेनी है। 0.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर किलोग्राम बॉडी वेट, मतलब 0.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको लेना है अपने पर किलोग्राम के। मतलब अगर आपका बॉडी वेट इज अराउंड 70 kg, तो आपको अराउंड 35 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, अगर वो आपका वर्कआउट या फिर आपका इवेंट स्टार्ट होने वाला है 1 घंटे में। तो ये आपका कितना बना, अराउंड 34 ग्राम्स कार्ब बना। और इसमें क्या ऑप्शन हो सकते हैं, आपका स्मॉल बनाना हो सकता है या फिर 8 आउंसेस ऑफ स्पोर्ट्स ड्रिंक। अब आउंस ग्राम में, एमएल में कैसा होता है, 1 आउंस इज इक्वल्स टू 28 ग्राम या 28.9 ml। या फिर इसमें आप 38 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट और 8 आउंस ऑफ फ्लूइड मिल गया। अगर आपका कंपटीशन 2 घंटे बाद है, यू हैव 2 आवर्स, तो आपकी मील थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट्स की। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर किलोग्राम बॉडी वेट। तो इसमें क्या है, आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना होगा पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, जिसमें 70 ग्राम, अगर आप 70 का वेट है आपका, तो 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। इफ नॉट एडिक्वेटली हाइड्रेटेड, सिप ऑन 3 to 5 ml और 0.10 to 0.17 ounces of
फ्लूइड पर किलोग्राम बॉडी वेट। इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 घंटे पहले देखो, हाइड्रेशन का डजंट मीन आप वर्कआउट या फिर कंपटीशन से पहले ही बहुत पानी पी ले, क्योंकि जितना ज्यादा आप एकदम लिक्विड इंटेक करेंगे उतना आपका यूरिनेशन भी ज्यादा हो जाएगा। तो हाइड्रेशन कभी 1-2 घंटे पहले नहीं होती, हाइड्रेशन आपका 5-6 घंटे पहले स्टार्ट हो जाती है। तो यू हैव टू कीप ऑन ड्रिंकिंग। और हाइड्रेशन में भी क्या होता है, यू हैव टू इंक्लूड सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम का एक बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके तो इसमें आप 2.5 कप्स ऑफ बॉइल्ड प्लेन पोटैटोज, मतलब दीज थिंग यू कैन कैलकुलेट थ्रू ए ग्राफ या फिर बहुत ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं। वी डोंट वांट टू वेस्ट लेक्चर ऑन दैट, बट ये याद रखिए, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। अगर 4 घंटे का टाइम है आपके पास तो 1 to 4 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट आपको लेना है। और याद रखिए प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट होता है। देखो प्रोटीन को इमीडिएटली प्री वर्क ओलंपिक मील में आप नहीं ले सकते, प्री वर्कआउट मील में आप ज्यादा नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें उसके ऊपर थोड़ा सा हमारे चेंजेस आ जाते हैं जो अभी हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप कोई मैराथन रन करने वाले हैं और 4 घंटे का टाइम आपके पास है तो उस टाइम पे प्रोटीन लेना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मसल डैमेज को स्पेयर करता है। और जिससे क्या होता है, आपका जब आप रिकवरी मोड में जाते हैं तो आपकी मसल्स इतनी ज्यादा डैमेज नहीं होती और आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कम हो जाता है। तो अगर आप 4 घंटे पहले कर रहे हैं तो 4 घंटे पहले में आपका 1.4 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसके साथ में आप 0.15 टू 0.25 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट आप ले सकते हैं। इट्स वेरी क्रूशियल, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको 5 to 7 ml ऑफ वाटर और ए स्पोर्ट्स ड्रिंक पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, मतलब 5.7 ml ऑफ वाटर और स्पोर्ट्स ड्रिंक आपको लेना है। और वाटर का जो टेम्परेचर है शुडंट बी टू कोल्ड और इट शुडंट बी टू हॉट, इट हैज टू बी ए नॉर्मल, आपका अराउंड 17-18 डिग्री पे या उससे भी थोड़ा सा कम जा सकता है, इतना टेम्परेचर होना चाहिए। ओके नेक्स्ट, okay, the key point, the primary purpose of the pre-competition meal is to provide sufficient fluid to maintain hydration and carbohydrate to maximize blood glucose and stored glycogen while also satisfying hunger। तो जब भी आप प्री कंपटीशन मील का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपके ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करना, ग्लाइकोजन को मेंटेन करना, और आपको जो ड्यूरिंग आपके जो कंपटीशन है आपको एक हंगर पैंग्स ना हो। Okay, so again we go ahead. Pre-competition nutrition, carbohydrates loading। देखो एक तरीका होता है कार्बोहाइड्रेट्स लोडिंग जिसको बहुत सारे एथलीट करते हैं, बॉडी बिल्डर्स करते हैं, आपके पावर लिफ्टर्स करते हैं। इससे टेस्टेड एंड प्रूवन वे आप कैसे मसल ग्लाइकोजन स्टोर्स को अपने बढ़ा सकते हैं टू मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज नॉट समथिंग एक फैट लॉस का बंदा या इंटरमीडिएट फास्टिंग वाले बंदे या कीटोजेनिक डाइट वाले बंदे इसको देखें, क्योंकि देखेंगे तो उनको बहुत ज्यादा ब्लंडर लगेगा। पर याद रखो दीज थिंग्स आर अप्रूव्ड बाय NSCA, नेशनल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन ने इसको अप्रूव किया हुआ है, बहुत सारे यूएस यूनिवर्सिटीज ने इनको अप्रूव किया हुआ है। तो याद रखो दीज आर 30-40 ईयर्स से ये चीज चल रही है। और कार्ब्स को अगर आप एथलीट हो, आप परफॉर्मेंस बेस्ड अगर बात कर रहे हो तो कार्ब्स आपके इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर फैट लॉस पे चाहते हो, आप अपने जल्दी वेट गिराना चाहते हो, अपनी डायबिटीज, अगर आप लो कार्ब्स डाइट को चाहते हो, तो अगर आप फिजिकली वर्कआउट नहीं कर रहे या थोड़ा बहुत वर्कआउट कर रहे हो, देन इट्स अमेजिंग डाइट। फैट लॉस करने का एक ही सबसे सिंपल तरीका है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स को आपको कम करना। लेकिन अगर आप एथलीट हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपको स्टेज पे जाना है, आपको मैक्सिमम परफॉर्म करना है किसी भी रग्बी इवेंट में, फुटबॉल में, किसी में, देन कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट। हाँ, ये हो सकता है कीटोजेनिक वाले ये बोल देंगे कि आपका ग्लूकोज तो हमारे थ्रू द ग्लूकोनियोजेनेसिस आपकी बॉडी में लिवर प्रोड्यूस कर देगा, लेकिन देखो उस हिसाब से वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। Carbohydrates loading is an effective strategy to maximize glycogen store. However, athlete must consume 8 to 10 grams carbohydrates per kilogram body weight during the loading period to notice any benefit from carbohydrates। अच्छा, इसका एक पॉइंट हमारा मिस हो गया कि कार्बोहाइड्रेट लोडिंग को कैसे करते हैं। टेक्निक यूज्ड टू एनहांस मसल ग्लाइकोजन बिफोर एरोबिक एंड्योरेंस इवेंट एज डिप्लीशन ऑफ मसल एंड लिवर ग्लाइकोजन लीड्स टू फटीग। क्योंकि अगर आपके मसल ग्लाइकोजन और लिवर ग्लाइकोजन अगर कम हो जाएगा तो मसल फटीग जल्दी आ जाएगी। तो इसमें क्या होता है, कॉमनली यूज्ड कार्बोहाइड्रेट लोडिंग रिजीम इंक्लूड्स 3 days ऑफ हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। मतलब आपके वर्कआउट से पहले एक हफ्ता पहले 3 दिन आप मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगे और उसके बाद में उसको टेपर डाउन करते जाएंगे। और जिस दिन आपका कंपटीशन होगा उससे एक दिन पहले और अपनी एक्सरसाइज को भी टेपर डाउन करेंगे ताकि वो जो ग्लाइकोजन स्टोर आपने रिफिल किए हैं वो डिप्लीट ना हो जाए। और वर्कआउट से कंपटीशन से एक दिन पहले आप कंप्लीट रेस्ट लेंगे। तो ये की पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस कर लिए। ओके, ड्यूरिंग इवेंट न्यूट्रिशन। नाउ ड्यूरिंग इवेंट न्यूट्रिशन बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
तो ये इस पे हम डिस्कस करेंगे। देखो प्रॉपर हाइड्रेशन ड्यूरिंग इवेंट न्यूट्रिशन इज वेरी क्रूशियल। ड्यूरिंग इवेंट में ऑब्वियसली आप कुछ खा नहीं पाएंगे, यू कांट हैव सॉलिड फूड, द ओनली थिंग यू कैन हैव इज योर लिक्विड। तो लिक्विड इज वेरी वेरी क्रूशियल, हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी बहुत ज्यादा जल्दी वाटर लूज करती है, पर उसके और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, कितना जल्दी स्वेट कर रहे हैं हम, ये फैक्टर भी होता है। Proper hydration during competition is essential for performance. Athletes should hydrate themselves several hours before exercise to allow for fluid absorption and urine output before competing. तो इज वेरी क्रूशियल। अगर आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है तो डजंट मीन आप वर्कआउट से पहले या फिर अपने कंपटीशन से पहले ही ज्यादा पानी पी ले। आपका हाइड्रेशन लेवल 5, 6, 7 घंटे पहले ही मेंटेन होना चाहिए। तो इज वेरी क्रूशियल। The optimal sports drink contain 20 to 30 milliequivalent of sodium. Yes, sodium होना बहुत ज्यादा जरूरी है, around 460 to 690 milligram of chloride as the anion and per liter 2.5 milliequivalent of potassium। मतलब आपकी जो जो ड्रिंक होनी चाहिए वो प्लेन वाटर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसमें आपका सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम का एक बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्यूरिंग इवेंट न्यूट्रिशन का आगे हम चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, children weighing 40 kg around 88 pounds should drink around 5 ounces of cold water or a flavored salted beverage every 20 minutes during practice। मतलब एक ऐसा बच्चा जिसका बॉडी वेट 40 kg है उसको 5 ounces of cold water पीना चाहिए। अगेन 1 ounce is equals to 28.9 ml और समथिंग। तो आप यू कैन कैलकुलेट, अगर 5 ounces हैं तो समझो अराउंड आपका 100 या 150 ml ड्रिंक बनेंगे। और अगर कोई एडोलसेंट है जो एक सर्टेन प्यूबर्टी को हिट करने की कोशिश कर चुका है, weighing 60 kg should drink 9 ounces every 20 minutes even if they do not feel thirsty। याद रखो थर्स्ट आपका सबसे लेट आता है। अगर आप सिर्फ जब प्यास लग रही है तभी आप अपने आप को हाइड्रेट करोगे, इट मींस आप ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हो। तो कभी डोंट रिलाई ऑन योर थर्स्ट। तो स्पेसिफिकली आपके जो एथलीट्स होते हैं उनके लिए। अब हम चलते हैं ड्यूरिंग इवेंट न्यूट्रिशन एरोबिक एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में। कंज्यूमिंग कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड एरोबिक्स एंड्योरेंस एक्सरसाइज कैन इंप्रूव परफॉर्मेंस व्हाइल आल्सो रिड्यूसिंग एक्सरसाइज इंड्यूस्ड स्ट्रेस एंड सप्रेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग। देखो जितना ज्यादा आपका मसल डैमेज होगा, अगर उसकी प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी नहीं हो पाएगी तो डेफिनेटली आपके स्ट्रेस लेवल, कोर्टिसोल लेवल बढ़ेंगे। तो इज वेरी क्रूशियल ड्यूरिंग इवेंट आपको कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड एरोबिक एंड्योरेंस एक्सरसाइज कैन इंप्रूव परफॉर्मेंस। मतलब अगर आप मैराथन रनिंग कर रहे हैं, आप क्रॉस कंट्री साइकिलिंग कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग आपके इवेंट में यू हैव टू हैव कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपके लिक्विड फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। Simply rinsing carbohydrates through the mouth without actually ingesting seems to improve performance, lasting approximately 1 hour to 2 to 3%, presumably by affecting the central nervous system। तो देखो एक थोड़ा सा इस चीज पे अच्छी खासी रिसर्च हुई है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप इंजेस्ट भी नहीं करते, इफ यू जस्ट गार्गल, जैसे आप माउथ वॉश करते हैं, उससे भी आपकी जो बॉडी है उसको एनर्जी मिल जाती है 1 आवर के लिए एंड अप टू 2% टू 3%, मतलब उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। ड्यूरिंग इवेंट न्यूट्रिशन में इंटरमिटेंट हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स। अब हम बात करते हैं हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स की, जैसे आपके सॉकर हो गया, टेनिस हो गया। मैनी टीम स्पोर्ट्स सच एज सॉकर, टेनिस, बास्केटबॉल एंड अमेरिकन फुटबॉल इंक्लूड्स रिपीटेड बाउट्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी इन एडिशन टू अ वाइड रेंज ऑफ स्किल्स। तो अगर आप इमेजिन करो आप बास्केटबॉल खेल रहे हो या आपकी टीम बास्केटबॉल प्ले कर रही है, आप अमेरिकन फुटबॉल, रग्बी कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें आपने देखा है अगर एथलीट आपका एक रेस्ट पे है तो अचानक से दैट एथलीट हैज टू जंप, अचानक से दैट एथलीट हैव टू स्प्रिंट, मतलब बहुत सारे सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी उनको प्रोड्यूस करनी पड़ती है अपनी बॉडी में। तो जो कहीं ना कहीं हमारे इंटरमीडिएट हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स में भी आता है। ऑब्वियसली एंड्योरेंस भी एक पार्ट होता है, रनिंग भी हमको करनी पड़ती है। द प्रोविजन ऑफ बोथ फ्लूइड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इज एसेंशियल फॉर द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड इंटरमीडिएट स्पोर्ट्स। मतलब ड्यूरिंग आपके स्पोर्ट्स में, ड्यूरिंग एक्टिविटी में आपका जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स with the proper fluids is very crucial। फ्लूइड में आपका कार्बोहाइड्रेट्स मिक्स होना चाहिए ताकि आपके ग्लाइकोजन स्टोर दोबारा से फिल हो जाए और उनको सडन एनर्जी मिले। अब आते हैं स्ट्रेंथ एंड पावर स्पोर्ट्स। स्ट्रेंथ और पावर स्पोर्ट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर also an essential source of energy used during resistance training,
and therefore in strength power sports. तो अगर आप स्ट्रेंथ पावर स्पोर्ट्स में हैं, आप कोई भी स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स कैन एंड दे विल प्ले अ मेजर रोल. Strength and power athletes can maintain their glycogen store, which may decrease muscular fatigue in slow twitch fibers and possibly lead to better performance by supplementing with carbohydrates before and during competition. देखो स्ट्रेंथ और पावर एथलीट्स होते हैं, अपने ग्लाइकोजन स्टोर को मेंटेन कर सकते हैं, वो कार्ब लोडिंग भी जिसके अपने बात करी है उसको भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ड्यूरिंग अपने वर्कआउट के बीच में मस्कुलर फटीग को घटा सकते हैं स्लो ट्विच फाइबर्स में. Okay, and lead to a better performance by supplementing with carbohydrate before and during competition. Carbohydrates के I mean they have to find a balance. वो before किसी competition, before आपके game से और during game they have to find a proper balance. तो तभी हम बार-बार बोलते हैं whatever meal you gonna follow during a event, आपको उसको अपने practice run में definitely try करना चाहिए at least 5 to 10 times. Okay, data suggests that high GI food consumed after exercise replenish आपकी ग्लाइकोजन स्टोर को फास्टर रिप्लेनिश करता है और लो GI फूड के मुकाबले. अब इसका मतलब क्या है? जो हाई GI फूड होता है वो आपके ग्लाइकोजन स्टोर को जल्दी फिल करता है, जो आपकी सिंपल कार्ब्स होते हैं जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लो GI वैल्यू फूड्स. Although emphasis is usually placed on carbohydrates in practical term, मतलब emphasis is usually placed on carbohydrates. In practical term, consuming a balanced meal ensure the availability of all substrates for the adequate recovery, including amino acid. देखो अभी हम बात कर रहे हैं कि एम्फेसिस हम कार्बोहाइड्रेट्स पे बार बार डाल रहे हैं. डेफिनेटली एम्फेसिस डालने चाहिए क्योंकि वो परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं, आपकी मसल्स को, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पर उसके साथ साथ और सबस्ट्रैक्ट्स भी होते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस के लिए, रिकवरी के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं, जिसमें अमीनो एसिड्स मेन है. इसमें लुसीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो एक अमीनो है. Okay, aerobic endurance event. After prolonged aerobic endurance event, it is important to replenish carbohydrate store before the next training session. तो बहुत जरूरी है कि नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन से पहले आपके जो ग्लाइकोजन स्टोर है उसको रिप्लेनिश आपको करना है, दोबारा से फिल करना है, ताकि आपका बेटर परफॉर्मेंस हो नेक्स्ट इवेंट में, जो आपका होपफुली 1 घंटे में, 2 घंटे में, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में हो सकता है. तो इसके साथ साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी में प्रैक्टिस रन में ट्राई करें आपके सर्टेन अमीनोस को लेने के लिए, प्रोटीन को लेने के लिए, जो इजीली डाइजेस्ट हो. Glycogen synthesis occurs at a rapid rate when large amount of carbohydrates 1.1 gram to 1.85 gram per kilogram body weight per hour are consumed immediately after exercise or competition and at regular intervals every 15 to 60 minutes thereafter for up to 5 hours. So ग्लाइकोजन सिंथेसिस मतलब ग्लाइकोजन स्टोर फिल होना बहुत बेटर तरीके से हो सकता है अगर वो आप इमीडिएटली अपनी परफॉर्मेंस के बाद, इमीडिएटली गेम के बाद आप हाई GI वैल्यू कार्ब्स लेते हैं और उसके बाद 4-5 घंटे तक अगर आप नॉर्मल तरीके से अपने कार्ब्स को लेते हैं तो वो आपका जल्दी रिस्टोर होते हैं. अब आता है हाई इंटेंसिटी इंटरमीडिएट स्पोर्ट्स. फुली रिप्लेसिंग मसल ग्लाइकोजन बिफोर अ सब्सिक्वेंट बाउट ऑफ एक्सरसाइज और कंपटीशन मे प्रोलॉन्ग टाइम until fatigue and improve performance. देखो अब क्या होता है, आपके जो ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं अगर आप उनको कंप्लीटली फिल करें तो कहीं ना कहीं वो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादातर आपके जो ATP CP साइकिल होती है, जो आपके एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है जिसमें आपका एरोबिक्स मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, तो ऑब्वियसली बहुत फास्ट होता है और उसको ज्यादा ATP प्रोड्यूस करनी है, तो वो मसल ग्लाइकोजन इज द प्राइमरी सोर्स. High intensity intermittent sports can lead to some degree of muscle damage. Consuming protein post exercise helps decrease some markers of muscle damage. तो जो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग होती है जिसमें सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी और सडन बाउट ऑफ एनर्जी आपको प्रोड्यूस करनी पड़ती है, तो उसके अंदर अगर आप पोस्ट वर्कआउट मील में, इमीडिएटली पोस्ट वर्कआउट मील में कार्ब्स के साथ अगर आप प्रोटीन को भी इंक्लूड करते हैं तो मसल रिकवरी बेटर होती है. Strength and power sports. During the recovery period after strength and power competition, athletes should focus on consuming higher glycemic carbohydrates. मतलब उनको high GI value के carbohydrates लेने चाहिए. Immediately post exercise, if they must compete or train again over the course of 24 hours. मतलब उनको 24 घंटे में
दोबारा से अगर compete करना है, हो सकता है जैसे क्रिकेट की गेम्स होती हैं या फिर उनके कोई अगर रेसलिंग में है या फिर किसी और ट्रैक एंड फील्ड में है, अगर उन्होंने एक सर्टेन क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट इवेंट उनके हर 24 घंटे में 48 घंटे में होते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके वर्कआउट के बाद आपकी जो पोस्ट वर्कआउट मील है वो बहुत क्रूशियल है। उसके लिए आपको हाई जीआई कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने चाहिए। सप्लीमेंटिंग विद प्रोटीन आफ्टर ए मसल डैमेजिंग बाउट ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इंक्रीजेस एक्यूट मसल प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन को आपको पोस्ट वर्कआउट मील में डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए अपने कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, जिससे मसल रिपेयर बेटर होती है और आपका 24 आवर्स या 48 आवर्स बाद जो आपका इवेंट होता है तो वहां पे आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। अब आती है हमारी कॉन्करेंट ट्रेनिंग। देखो कॉन्करेंट ट्रेनिंग बेसिकली क्या होती है, जिसके अंदर आप अपने एरोबिक्स और एनारोबिक वर्कआउट को कंबाइन करते हैं। जैसे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसमें आप बेस्ड ऑन ए पीरियडाइजेशन पैटर्न आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले कार्डियो करते हैं या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद कार्डियो करते हैं। तो इसे बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइज इंटरफेरेंस इज ए कॉन्सेप्ट सजेस्टिंग दैट एंड्योरेंस एक्सरसाइज व्हेन कंबाइंड विद द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बैक टू बैक सेशन ब्लड्स गेन इन स्ट्रेंथ। मतलब अगर आप कंकरेंट ट्रेनिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेंथ गेन होते हैं वो इतने अचीव नहीं होते, लेकिन जो आपके एरोबिक गेन्स होते हैं वो बेटर तरीके से अचीव होते हैं। तो अगर आप एरोबिक थ्रेशोल्ड अपना इंप्रूव करना चाहते हैं थ्रू द एनारोबिक थ्रेशोल्ड, तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, उसके साथ एक कंकरेंट ट्रेनिंग में इससे पीरियडाइजेशन जिसको कंबाइन करके अपनी एरोबिक आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। द कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आफ्टर एंड्योरेंस एक्सरसाइज एंड प्री-लिफ्ट कैन हेल्प सप्रेस स्केलेटल मसल ब्रेकडाउन। मतलब देखो कार्बोहाइड्रेट्स की जो कंजम्पशन है आफ्टर एंड्योरेंस एक्सरसाइज, इमेजिन आप पीरियडाइजेशन में क्या कर रहे हैं, पहले कार्डियो कर रहे हैं, उसके बाद स्ट्रेंथ बिल्डअप या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे जैसे ही आपने अपना कार्डियो को कंप्लीट किया, एरोबिक्स ट्रेनिंग कंप्लीट की, उसके इमीडिएटली अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं हाई जीआई वैल्यू के, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ लिफ्ट में आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा। For optimal muscle remodeling, at least 20 to 30 grams of protein should be consumed per meal, and meals should be eaten every 3 to 4 days. I think ये चीज every bodybuilder और every fitness expert will agree कि 30 to 40 grams of protein आपकी हर मील में होना चाहिए because of for the better recovery. अब हम बात करते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट। देखो एनर्जी इज कॉमनली मेजर्ड इन किलो कैलोरीज, जो हमने बात करी है, जिसको केसीएल भी बोलते हैं या फिर कैलोरीज बोल सकते हैं, बट प्राइमरी किलो कैलोरीज, जो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। एनर्जी कैलोरीज रिक्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द एनर्जी इनटेक इक्वल टू एक्सपेंडिचर रिजल्ट इन कांस्टेंट बॉडी वेट। मतलब जितनी एनर्जी और एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और कितनी एनर्जी ले रहे हैं, उसका एक बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट, मतलब कौन से फैक्टर्स हैं जो एनर्जी रिक्वायरमेंट को डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेंगे। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, देखो मैंने आपको बताया था बीएमआर और आरएमआर। बीएमआर इज द एब्सोल्यूट बेसिक बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको चेक करने से पहले आपको 24 घंटे या एटलीस्ट 12 आवर्स पहले कोई खाना नहीं खाना, आपकी बॉडी में कोई फिजिकल एक्सर्शन नहीं होनी चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तब आप बेसल मेटाबॉलिक रेट पड़ेगा। लेकिन आरएमआर इज मोर फ्लेक्सिबल। आरएमआर में आपकी जो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी, आपने क्या मील खाई है, वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते जितने बेसल मेटाबॉलिक रेट में आपका स्टमक एम्प्टी होना चाहिए, आपके कोई अननेसेसरी हार्ट रेट एलिवेटेड नहीं होनी चाहिए, और आपको 12 घंटे या मे बी 20 घंटे पहले ही आपको बिल्कुल शांत होना है, कोई फिजिकल एक्सर्शन नहीं करना। तो आपका आरएमआर इन्फ्लुएंस कर सकता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, थर्मोजेनिक इफेक्ट भी जिसको बोलते हैं। देखो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड इज वेरी क्रूशियल। जब मैं फैट लॉस का लेक्चर में आपको बताऊंगा तो मैं बताऊंगा अगर फैट लॉस करना सबसे इजी है, अपना प्रोटीन इंटेक और फाइबर इंटेक बढ़ा लो, कार्ब्स को अपनी डाइट से बहुत ज्यादा कम कर लो, आपको अमेजिंग फैट लॉस मिलेगा, मसल्स आपकी रिटेन होंगी, और उसके साथ अगर वर्कआउट कंबाइन कर दोगे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ये थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है, याद रखो। आप अगर इनसॉल्युबल फाइबर खाओगे और उसके साथ साथ अगर प्रोटीन इंटेक लोगे, तो प्रोटीन को बॉडी को डाइजेस्ट करने में बहुत सारी कैलोरीज यूज करनी पड़ती हैं, तो प्रोटीन का और फाइबर्स का थर्मोजेनिक इफेक्ट ज्यादा होता है। तो अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं या फिर आप उसके साथ साथ आप अपने फाइबर्स भी ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बॉडी को ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी। इन इफेक्ट आपका रेस्टिंग और बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी डेफिनेटली मेजर रोल प्ले करती है। Okay, so energy needs to be loosely estimated using the guidelines in table 10.4. अब next table में पढ़ेंगे। Athletes can also use food diaries during periods of stable body weight to estimate requirement. तो जो एथलीट्स होते हैं इनके लिए बहुत क्रूशियल है, उनके कोचेस के लिए बहुत क्रूशियल है कि व्हाटएवर अमाउंट ऑफ कैलोरीज दे आर टेकिंग और वो किस सोर्स से आ रहा है, तो उनका जो कैलोरी एक्सपेंडिचर है वो भी बिल्कुल उतना ही होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे वो डेफिसिट में जाएगा तो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, और सरप्लस में जाएगा तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा।
तो दिस इज द एस्टिमेटेड डेली कैलोरी नीड ऑफ ए मेल एंड फीमेल एथलीट बाय एक्टिविटी लेवल। तो जो उनका लाइट एक्टिविटी लेवल है तो उनका एनर्जी वर्कआउट के हिसाब से 70 किलो कैलोरीज पर पाउंड होगा, मॉडरेट में 19 किलो कैलोरीज पर पाउंड, बिटवीन 19 to 41 एक रेशियो इन्होंने दी हुई है, और हैवी में 23 to 50 किलो कैलोरीज पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट। तो यू कैन जस्टिफाई कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन इट। ओके, अब हम बात करते हैं वेट गेन की। वेट गेन डजंट मीन जो एक एक्टोमॉर्फ है उसके वेट गेन की, पर ऑफ सीजन इज अ टाइम टू फोकस ऑन गेनिंग वेट। हर एथलीट, हर बॉडी बिल्डर, हर पावर लिफ्टर ऑफ सीजन की ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन को बिल्कुल चेंज कर देता है। तो ऑफ सीजन इज आर द डेज टू गेन द वेट, स्पेसिफिकली द मसल्स। जर्नल गाइडलाइंस कंज्यूम अप्रॉक्सीमेटली 500 एडिशनल कैलोरीज पर डे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, याद रखो अगर आपको मसल गेन करना है, वेट गेन करना है, तो अपनी जो कैलोरी सरप्लस है उसको 5 टू मैं तो बोलूंगा 400 टू 600 के बीच में रखिए। उससे अननेसेसरी ज्यादा या कम मत रखिए, इससे आइडियल रेशियो। ईट इनफ प्रोटीन टू मैक्सिमाइज गेन इन लीन बॉडी मास। अच्छा प्रोटीन लेना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है लीन बॉडी मास को बढ़ाने के लिए, तभी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। 1.5 to 2 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीक रेगुलर न्यूट्रिशन काउंसलिंग और कोचिंग बाय स्पोर्ट्स डाइटिशियन और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट विद एन एडवांस डिग्री। अब जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था वही है, विद एन एडवांस डिग्री। तो रेगुलर अपनी इंटरेक्शन करते रहिए। अब हम करते हैं वेट, जो स्पेसिफिकली फैट लॉस। नो डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ वेट लॉस ऑन ए लो कार्बोहाइड्रेट एज कंपेयर टू लो फैट डाइट। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि आप ज्यादा वेट लॉस किसमें करते हैं, फैट लॉस आपकी लो कार्ब्स में या लो फैट डाइट में। अगेन देयर आर डिफरेंट स्टडीज जिसको लो फैट डाइट में भी उन्होंने लोग अपना फैट लूज किया है या एज कंपेयर टू लो कार्ब्स डाइट, लेकिन इन दोनों का रेशियो बहुत जरूरी है। अगर लो फैट डाइट पे जा रहे हैं तो लो कार्ब्स डाइट भी आपको रखनी पड़ेगी, लेकिन आप सोचिए अपनी फैट को रिड्यूस कर दें और कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ा दें, ट्रस्ट मी इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो अगेन एक थोड़ा सा डिबेटेबल है, इसे कंट्रोवर्शियल में डिबेटेबल इसलिए इसको नहीं बोल रहा, बट बहुत ज्यादा स्टडीज की भी रिक्वायरमेंट है। बट आई पर्सनली बिलीव कार्बोहाइड्रेट को डाउन करके यू कैन डेफिनेटली रिड्यूस योर वेट। Weight loss during dieting may come from muscles and calorie restriction may decrease muscle protein synthesis। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर बहुत ज्यादा डाइटिंग करते हैं, फैट डाइट यूज करते हैं और बहुत ज्यादा कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं, तो प्राइमरली आप मसल को लूज करते हैं ज्यादा एज कंपेयर टू फैट। Athletes should consume 1.8 to 2.7 gram protein kg body weight per day in addition to maintaining a moderate एनर्जी डेफिसिट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 500 कैलोरीज पर डे। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर आप कैलोरी डेफिसिट डाइट पे हैं, अगर अपना वेट लूज करना चाहते हैं, तो कार्ब्स को आप अगर कम कर रहे हैं तो आपको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। अगर 2 ग्राम पर डे पर केजी बॉडी वेट आप ले रहे हैं तो आपको 2.5 से भी ज्यादा ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे तो अमीनोज भी आपकी बॉडी में एनर्जी के लिए यूज होंगे, तो कहीं ना कहीं आप प्रोटीन डेफिसिट में आ जाएंगे अगर आपने कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस करने के बाद अपने प्रोटीन को नहीं बढ़ाया तो। So there is no ideal diet. Instead, athletes need to choose a dietary approach based on whether it's safe for them, contains enough protein to meet their needs and fit their lifestyle so they can easily adhere to it. अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं कि अभी देयर इज नो ऐसी कोई डाइट जिसको फुल्ली प्रूवन कि हर किसी पे काम करेगी। इमेजिन कोई मेडिसिन है जिसको हर किसी को पता है क्रॉसिन पैरासिटामोल हर किसी के फीवर को डाउन करती है, या और मेडिकेशन आपके मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन पे काम करती है। इस तरीके से कोई भी डाइट इन द एंटायर वर्ल्ड आज तक नहीं बनी है जो ये कह पाए जो डाइटिशियन या कोई स्पोर्ट्स के बंदे कि ये हर किसी पे काम करेगी। तो कहीं ना कहीं द एथलीट्स हैव टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड। उसके पीछे रीजन यही होता है कि इनफ स्टडीज आर नॉट डन। अब हम करते हैं ओवरवेट एंड ओबेसिटी। ओवरवेट बीएमआई ऑफ 25 to 29 किलोग्राम ऑफ मीटर स्क्वायर जो हमारा आता है, जो हमारा फॉर्मूला होता है। ओबेसिटी बीएमआई ग्रेटर देन 30। अब देखो बॉडी मास इंडेक्स को कभी हम नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन में अगर हमें मेजॉरिटी अगर 500,000 लोगों को एक साथ हमें बीएमआई करना है, बॉडी वेट को उनको चेक करना है कि वो मोटे हैं नहीं है, आइडियल बॉडी वेट, तब हम बीएमआई यूज कर सकते हैं क्योंकि बहुत सिंपल फॉर्मूला है। लेकिन फॉर द एथलीट्स अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हैं तो बीएमआई को हम 10-15 साल पहले यूज करना छोड़ चुके हैं। बीएमआई को वी डोंट यूज, वी जस्ट कैलकुलेट जो हमारे बायो इलेक्ट्रिक तरीके होते हैं, हमारी बीसी मशीन्स होती हैं या फिर जो कैलिपर मेथड होता है, दीज आर द एक्चुअल वेज आपकी बॉडी फैट परसेंटेज को जज करने के लिए। तो ओवरवेट और ओबेसिटी होने के जो आपके रिस्क होते हैं वो हाइपरटेंशन हो सकता है, डिसलिपिडीमिया हो सकता है, कॉरोनरी हार्ट डिजीज, गॉल ब्लैडर डिजीज, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम,
एंडोमेट्रियल, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, कॉलन कैंसर, मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम जो आपके ओबेसिटी के चक्कर में हो सकती है। The initial goal for weight loss in overweight and obese individuals should be 10% of initial weight within 6 months। मतलब जो इनिशियल जो सबसे सेफेस्ट तरीका है, आपके 10% ऑफ बॉडी वेट आपके 6 मंथ में आना चाहिए, अगर आप अच्छे तरीके से बहुत सेफ तरीके से उसको लूज करना चाहते हैं। अब हम बॉडी मास इंडेक्स, देखो BMI, अभी इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये आपके CPT कोर्स में, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर कोर्स में बहुत डिटेल में बताया जाता है। तो इसमें तरीका क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर का स्क्वायर, या फिर अगर पाउंड्स में है और इंचेस में है तो यू सिंपली इंचेस का स्क्वायर करके उसको 703 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बॉडी मास, अब ये इसमें प्रॉपर्ली NSCA ये कहता है कि बॉडी मास इंडेक्स शुड नॉट बी यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक टूल बट इंस्टेड एज एन इनिशियल स्क्रीनिंग टूल टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल वेट इश्यूज इन इंडिविजुअल एंड टू ट्रैक पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द ओवर। वही चीज जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताई थी, ये पूरी पॉपुलेशन को जज करने के लिए अच्छा है, अदरवाइज ये बिल्कुल भी अच्छा टूल नहीं है। इससे और अच्छा टूल है आपका जो वेस्ट टू हिप रेशियो होता है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं आपका जो रेशियो के हिसाब से, कि कोई किसी का मतलब मेडिकल प्रॉब्लम किसी को, या फिर सिंपल सी टर्म होती है, किसी की भी अगर आप वेस्ट लाइन 38 से ज्यादा फील करते हैं तो उनके जो चांसेस हैं मोर्टेलिटी के बहुत बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं रैपिड वेट लॉस की। एथलीट्स में यूज अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स टू कट वेट क्विकली इन ऑर्डर टू compete in a desired weight class, meet a weight goal set by their coach or improve performance। अब देखो एथलीट्स बहुत सारी गेम प्ले करते हैं, बहुत सारे टैक्टिक्स यूज करते हैं जो हेल्दी नहीं होते, ड्रास्टिकली अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए। तो वहां पे हम उनके बारे में भी बात करेंगे। अब इसमें पोटेंशियली डेंजरस वेट लॉस टेक्निक, पोटेंशियली डेंजरस वेट लॉस टेक्निक एथलीट्स तो क्या आज की जनरल पॉपुलेशन भी यूज करती है। देखो फास्टिंग, अब फास्टिंग का मतलब, फास्टिंग में इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी आज के टाइम में बहुत ज्यादा चल रही है, पीपल आर क्रेजी फॉर इट। टिल एन एक्सटेंट मैं कह सकता हूँ आपका सर्टेन एंजाइम्स हैं आपके सेल में, जो AMPK जिसको हम ज्यादा बोलते हैं, जिसको एडिनोसिन मोनोफॉस्फेटाइनेज है, इससे क्रूशियल जो आपके फास्टिंग टाइम पे ज्यादा काम करता है। लेकिन फास्टिंग अगर बहुत लंबी फास्टिंग करेंगे, और अगेन देयर आरंट मेनी रिसर्च जो इस चीज को प्रूव करे, बट डेफिनेटली आई कैन से इंटरमिटेंट फास्टिंग टिल एन एक्सटेंट बेनिफिट दे सकती है। लेकिन अगर आप एथलीट्स हैं, आप परफॉर्मेंस एथलीट्स हैं, तो ट्रस्ट मी, इनमें से कोई भी डाइट फॉलो मत करना। फैट डाइट्स में आपकी बहुत सारी आ जाती हैं। फैट डाइट्स में आपकी जनरल मोटर डाइट आ जाती है, आपकी पेलियो डाइट आ जाती है, और बहुत सारी अननेसेसरी डाइट्स आ जाती हैं, तभी उनको फैट डाइट बोलते हैं। वॉलंटरी डिहाइड्रेशन, नाउ दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। वॉलंटरी डिहाइड्रेशन जिसमें डायरेटिक्स यूज करते हैं, सोना बेल्ट यूज करते हैं, सोना सूट यूज करते हैं, वाटर एंड सॉल्ट जो बॉडी बिल्डर बहुत ज्यादा करते हैं। देखो सॉल्ट की एक, सोडियम की एक टेंडेंसी होती है आपके इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर वाटर की एक बैलेंस मेंटेन करना। तो एथलीट्स क्या करते हैं, बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, अपने बॉडी में सॉल्ट इंटेक बहुत ज्यादा कम कर लेते हैं और डायूरेटिक्स सर्टेन मेडिकेशन लेते हैं जो उनकी बॉडी से बहुत ज्यादा पानी को फ्लश आउट करता है। तो बहुत ज्यादा सिवियर डिहाइड्रेशन हो सकती है, वेयरिंग मल्टीपल लेयर ऑफ क्लोथिंग। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होता, ये आपकी इवन इट कैन बी डेंजरस फॉर योर ओन लाइफ एज वेल। सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, अब बहुत सारे क्या करते हैं, जिसको हम बिंज ईटिंग के बारे में भी बात करेंगे, बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद या कुछ भी करके सेल्फ वोमिटिंग करते हैं, थ्रू एनी लैक्सेटिव करते हैं या फिर हाथ से करते हैं। अगेन इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल। लैक्सेटिव अब्यूज मैंने अभी आपको बताया है। इनएप्रोप्रिएट और एक्सेसिव यूज ऑफ थर्मोजेनिक एड्स, अब थर्मोजेनिक एड्स में क्या आपके आ जाते हैं, आपके फैट बर्नर्स टाइप में। ओके, अटेम्प्टिंग टू लूज टू मच वेट टू क्विकली मे रिजल्ट इन द फॉलोइंग। अगर बहुत झटके से बहुत ज्यादा वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लॉस ऑफ लीन बॉडी मास, सबसे पहले आपका लॉस ऑफ लीन बॉडी मास होता है, क्योंकि मसल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव और सबसे पहले आपकी बॉडी अपनी होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए मसल्स लूज करती है। फटीग, हेडेक्स, मूड स्विंग्स, डिहाइड्रेशन, हीट इलनेस, मसल क्रैम्पिंग, डिजीनेस, सो दीज आर वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर एन एथलीट। ठीक है, आगे लिस्ट गोज ऑन। सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम, आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस, हाइपरथर्मिया, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। रिड्यूस मसल स्ट्रेंथ, डिक्रीज प्लाज्मा एंड ब्लड वॉल्यूम, लो ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, किडनी फेलियर, डायूरेटिक जो अब्यूज होता है, फेंटिंग, एंड सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो यू माइट डाई। ओके, नाउ अब हम कुछ आपकी ईटिंग डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, जो ईटिंग डिसऑर्डर बहुत डेंजरस हो सकते हैं। आपने सबने कुछ को बारे में सुना होगा। सबसे पहला होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा,
एनोरेक्सिया के बारे में आपने सुना होगा, कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो आपने सेलिन डियोन आजकल आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा पतली हो गई है, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है। तो इससे मेंटल डिसऑर्डर, इसमें ऐसा नहीं हो जानबूझ के कर रहे हैं, इससे मेंटल डिसऑर्डर। तो इससे सेल्फ इंपोज स्टार्वेशन इन एन एफर्ट टू लूज वेट। उनको क्या होता है, समबडी इज सफरिंग फ्रॉम एनोरेक्सिया नर्वोसा, उनको हमेशा ही लगता है कि हम मोटे हैं, हमेशा लगता है कि हम बहुत ज्यादा वेट गेन कर रहे हैं। तो अपनी डाइट को वो इतना ज्यादा रिड्यूस कर देते हैं, इतना रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि अगर उनको टाइम पे अटेंशन ना मिले, टाइम पे डॉक्टर्स की कंसल्टेशन ना मिले, दे कैन डाई। ओके, द सिम्टम्स वुड बी thinning of the bones, osteopenia or osteoporosis, brittle hair and nails, dry and yellowish skin, growth of fine hair all over the body, and mild anemia and muscle wasting and weakness। मतलब आपको उनको देख के पता चल जाएगा कि they are suffering from anorexia nervosa।